12वीं जीव विज्ञान के अध्याय 8 पादपों में खनिज पोषण के भाग 3 में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। पिछली वीडियोज़ में हम पादपों के लिए आवश्यक खनिज पोषक तत्वों का वर्गीकरण कर चुके थे। इस वीडियो में हम प्रत्येक खनिज तत्व को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। देखिए, हमें इस वीडियो के अंदर प्रत्येक तत्व का अवशोषण कैसे होता है, उसका स्रोत, उसकी कमी के लक्षण और उसकी आवश्यकता या उपयोगिता क्या है, ये चीज़ हमें इस वीडियो के अंदर पढ़नी है। क्लियर है? इन चीज़ों का अध्ययन हमें प्रत्येक जितने हमने 17 तत्वों का वर्गीकरण पढ़ा था, उन सभी तत्वों के बारे में, उनका अवशोषण किस प्रकार होता है, कौन सा स्रोत होता है, कमी के क्या लक्षण हैं और आवश्यकता कहाँ होती है, ये सारी चीज़ें हमें इस वीडियो के अंदर देखनी है। पिछली वीडियो में हमने आपको वर्गीकरण बताया था, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। उसमें हमने बृहद पोषक तत्वों के अंदर सबसे पहला जो ग्रुप लिया था वो था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में मैंने आपको बताया था, ये ऐसे तत्व हैं जिनकी कभी पौधे में कमी नहीं होती है, क्योंकि कार्बन जो है वो CO2 से प्राप्त हो जाता है और CO2 मानव भी उत्सर्जित करते हैं, कई सारे जीव उत्सर्जित करते हैं, वायुमंडल में होती है CO2। हाइड्रोजन H2O से प्राप्त हो जाता है और ऑक्सीजन आपका H2O और CO2 दोनों से प्राप्त हो जाता है। तो इनकी कमी सामान्यतः पेड़ पौधों के अंदर नहीं आती है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इनकी न्यूनता नहीं होती है। तो इन तत्वों के बारे में तो केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया था, इन तत्वों को कुछ विद्वान अखनिज तत्वों की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि ये वायुमंडल से या वातावरण से सीधे प्राप्त किए जाते हैं, मृदा के द्वारा डायरेक्ट इनको ग्रहण नहीं किया जाता है, तो इसलिए इनको अखनिज तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले तत्व की, यानी कि ग्रुप का जो अगला तत्व है वो है नाइट्रोजन। इसी प्रकार से हम क्रम से सभी तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन को। देखो, नाइट्रोजन का अध्ययन हमें करना है, क्योंकि इनके बाद में जो अगला तत्व है वो नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा होती है नाइट्रोजन की, और प्लांट्स के अंदर भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो नाइट्रोजन ही होता है। तो पौधों के लिए सर्वाधिक आवश्यक जो पदार्थ है वो नाइट्रोजन है, क्योंकि इसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, सर्वाधिक आवश्यकता वाला तत्व है ये। यदि पौधे को नाइट्रोजन ना मिले तो उसकी वृद्धि विकास कुछ नहीं होगा। अब देखते हैं इसका अवशोषण कैसे होता है। नाइट्रोजन का अवशोषण देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सी बातें पढ़नी है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा जो अवशोषण होता है वो NO3- के रूप में होता है, इसे हम नाइट्रेट कहते हैं। इसके रूप में अधिकतम होता है यानी कि सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन का अवशोषण होता है वो नाइट्रेट के रूप में होता है। सेकंड नंबर NO2- के रूप में भी हो जाता है। NO2- को हम नाइट्राइट कहते हैं। ये बहुत कम होता है लेकिन NO2 के रूप में बहुत कम होता है। और कभी कभी क्या होता है, NH4+, इसे हम अमोनियम आयन कहते हैं, अमोनियम आयन, इसके रूप में भी होता है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप होता है। तो अवशोषण में आपको यही बात याद रखनी है कि नाइट्रोजन का सर्वाधिक अवशोषण नाइट्रेट के रूप में, कम अवशोषण नाइट्राइट के रूप में, और अपवाद के रूप में कभी कभी हो जाता है अमोनियम आयन के रूप में इसका अवशोषण होता है। अब देखते हैं कि नाइट्रोजन की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है। देखिए, पौधे के जितने भी वृद्धिशील भाग हैं, पौधे के जितने भी वृद्धिशील और विभाजनशील भाग होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की। जितनी भी जीवित कोशिकाएं होती हैं और
लिविंग सेल्स, जितनी भी जीवित कोशिकाएं सभी के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, पौधे के वृद्धिशील और विभाजनशील भागों में और जीवित कोशिकाओं में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसके बाद में नाइट्रोजन जो है वो कुछ विशेष अवयवों का एक मुख्य घटक होता है। विशेष अवयवों का क्या होता है? मुख्य घटक होता है। किस किस का मुख्य घटक है ये भाई? एमिनो एसिड्स के अंदर, एमिनो अम्लों के अंदर नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन नाइट्रोजन या एमिनो अम्लों के बने होते हैं। हार्मोन्स, विटामिन और भी कई प्रकार के पदार्थ हैं जो कि नाइट्रोजन से बने होते हैं। तो इन सब का घटक कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पदार्थ हो गया प्लांट्स के लिए। इसके बाद बात आती है बच्चों की नाइट्रोजन का स्रोत क्या होता है? पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं नाइट्रोजन को? इसका जो रासायनिक स्रोत है वो यूरिया होता है। नाइट्रोजन का सबसे अच्छा रासायनिक स्रोत यूरिया है। इसके अलावा भी कुछ और स्रोत हैं, जैसे अदर स्रोतों में आपके सोडियम नाइट्रेट आ जाता है। सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट आ जाता है। और कैल्शियम नाइट्रेट भी आ जाता है। इनके रूप में भी हम नाइट्रोजन को पौधों के लिए प्रदान कर सकते हैं। कई प्रकार की दवाएं डाली जाती हैं खेतों में, उनमें यूरिया मुख्यतः डाला जाता है। इससे सभी बच्चे परिचित होंगे कि यूरिया फसलों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए डाला जाता है। इसके अलावा कुछ जीवाणु भी होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु, इनका बहुत बड़ा रोल होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में। ये नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाते हैं ये जीवाणु। इनका एक स्पेशल चैप्टर आपकी बुक में दिया हुआ है जो कि 12 है। तो 12वें चैप्टर का अध्ययन हम जब करेंगे तो आपके लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण की पूरी बातें बताएंगे। अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है, कुछ जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। तो नाइट्रोजन से नाइट्रेट या नाइट्राइट बनाने की जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और ये काम जीवाणु करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? पादपों के शुष्क भार में अगर हम मात्रा देखें नाइट्रोजन की, तो मात्रा बहुत ही अहम होती है। अगर हम शुष्क भार में देखें, एक पूरे प्लांट का शुष्क भार अगर निकाला जाए तो शुष्क भार का 1 से 3% नाइट्रोजन होता है। यानी कि अगर 100 किलो है तो उसका 3 केजी जो होगा वो नाइट्रोजन होगा। इस प्रकार से आप याद रखें। ये तो सिंपल बात हो गई हमारी नाइट्रोजन की कि नाइट्रोजन कहाँ आवश्यक होता है, किस रूप में इसका अवशोषण होता है, किसका घटक है, कैसे स्रोत होते हैं इसके, और कितनी मात्रा पौधे के अंदर होती है। अब हम इसकी कमी के लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं। कमी के लक्षण, न्यूनता के कौन कौन से लक्षण होते हैं? देखिए बच्चों, आप बहुत सारे तत्व आपको यहाँ पढ़ने हैं, पूरे 17 एलिमेंट्स हमें यहाँ पढ़ने हैं। तो सभी तत्वों में कुछ जो कमियाँ हैं, कमियों के लक्षण हैं, वो कॉमन हैं। तो कॉमन लक्षणों को हम एक साथ रखेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर नाइट्रोजन की पौधे में कमी हो जाए तो कौन सा लक्षण सबसे पहले दिखाई देगा। तो सबसे पहला जो लक्षण है वो है हरिमाहीनता। इसे हम क्लोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोसिस। तो क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि पेड़ पौधे में से क्लोरोफिल का नष्ट होना, क्लोरोफिल का नष्ट होना। अब क्लोरोफिल के कारण ही तो पत्तियां हरी होती हैं। अब मान लो अगर क्लोरोफिल ही नष्ट हो गया तो पत्तियों का हरा रंग नष्ट हो जाएगा, कोई और रंग दिखेगा उसमें। तो पत्तियों के हरे रंग का या क्लोरोफिल का नष्ट होना, ये पहला लक्षण है नाइट्रोजन की कमी का। ये सबसे पहले पुरानी पत्तियों के अंदर दिखाई देता है।
सबसे पहले पुरानी पत्तियों में ये दिखाई देता है, उसके बाद में नई पत्तियों में भी ये प्रारंभ हो जाता है अगर कमी लगातार बनी रहती है तो हरिमाहीनता एक बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण है इसका। 1 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि हरिमाहीनता से आप क्या समझते हैं या क्लोरोसिस किसे कहते हैं, तो आपको एक लाइन में जवाब देना है। पत्तियों में से क्लोरोफिल का नष्ट होना क्लोरोसिस या हरिमाहीनता कहलाता है। इसकी वजह से सेकंड जो कारण है मैं आपके लिए बता देता हूँ, क्योंकि हरा रंग यहाँ पे ख़त्म हो गया तो पत्तियों का जो रंग होगा वो या तो बैंगनी रंग की दिखाई देंगी या फिर भूरी रंग की दिखाई देती हैं। आपने देखा होगा कुछ पौधों में पत्तियाँ कुछ भूरे रंग की दिखाई देती हैं। तो पत्तियाँ अगर आपको भूरे रंग की दिखाई दे रही हैं तो आप समझ जाइए उस पौधे के अंदर किसकी कमी है, नाइट्रोजन की कमी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? सेकंड लक्षण क्या है इसका? सेकंड लक्षण देखिए होता क्या है, जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो पत्तियों में एंथोसायनिन वर्णक बनने लगता है। एंथोसायनिन ये एक वर्णक है जो कि आपका बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। तो ये वर्णक नाइट्रोजन के ख़त्म होने के बाद में बन जाता है। अब इस वर्णक के कारण जो पत्तियां हैं वो बैंगनी दिखाई देती हैं। इसी वर्णक के कारण पत्तियां कैसी दिखाई देती हैं? बैंगनी या भूरी रंग की दिखाई देती हैं। और कभी कभी उन पर पीले रंग की हो जाती हैं तो भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तीसरी जो बात है वो है कि प्रोटीन संश्लेषण कम हो जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में कमी आती है। यदि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो प्रोटीन संश्लेषण में कमी आती है, और प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे की बहुत सारी क्रियाएं प्रभावित यहाँ हो जाती हैं। इसके बाद में कभी कभी क्या होता है, पत्तियों के साथ में शाखाएं भी लाल पीले रंग की हो जाती हैं और उन पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। ये भी नाइट्रोजन की कमी का लक्षण है। इसके अलावा चौथा जो लक्षण हम इम्पोर्टेंट मानेंगे वो होगा पुष्पीकरण में विलंब। पुष्पीकरण में विलंब का मतलब है कि सामान्य ऋतु में जब फूल आते हैं पौधे के अंदर तो फूल आने का जो टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। मान लो यदि 1 महीने के अंदर पुष्प आने का टाइम है तो वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। विलंब से, देरी से फूल आते हैं, लेट फूल आते हैं पौधे के अंदर, इसे हम कहते हैं पुष्पीकरण में विलंब। और फूल आने की जो घटना कहलाती है वो फ्लावरिंग है, यानी कि पुष्पीकरण है। इसके अलावा भी क्या होता है, पौधे में जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो सेल डिवीज़न और श्वसन क्रिया बंद हो जाती है। कौन कौन सी? कोशिका विभाजन और श्वसन, ये बंद हो जाती हैं, मंद हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं। अब धीमी हो जाएंगी तो पौधे की वृद्धि धीरे धीरे होगी, श्वसन भी धीरे धीरे होगा, तो भोजन उसको कम मिलेगा। यदि लगातार कमी बनी रहती है तो ये क्या होगा, पौधा जो है मृत हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारी क्रियाएं जैसे रंध्र गति होती है, एक आपने पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ी थी, रंध्र गति, रंध्र का खुलना और बंद होना, तो ये भी क्रिया जो है वो प्रभावित होती है। इसके अलावा भी कुछ क्रियाएं प्रभावित होती हैं जैसे जल संतुलन, जल की गति, रंध्रों का खुलना बंद होना, ये सारी क्रियाएं नाइट्रोजन की कमी से प्रभावित होती हैं। इसके अलावा बच्चों ये तो बात पढ़ ली हमने भाई, कमी के कारण इतनी सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाए तो क्या होगा? नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाए, नाइट्रोजन की अधिकता, कमी में तो ये चीज़ें हो गई। अब अधिकता हो जाए तो क्या होगा भाई? देखो जो प्लांट है, नाइट्रोजन क्या करता है, सेल डिवीज़न को बढ़ाता है, पौधे की वृद्धि करता है, तो प्लांट जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और ज़्यादा लंबा है तो कैसा हो जाएगा? दुर्बल होगा, पतला होगा, और पतला है तो वो टूटने की संभावना ज़्यादा होगी और कवकों का संक्रमण उस पर ज़्यादा हो सकता है। यानी कि जो छोटे छोटे रोग कारक कवक और जीवाणु होते हैं उनका संक्रमण उस पर ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो पौधा दुर्बल हो चुका है। तो नाइट्रोजन की अधिकता भी हानिकारक है और यहाँ पर इसकी कमी भी हानिकारक है। तो यहाँ पर जो है हमारा नाइट्रोजन कंप्लीट होता है
इसके बाद में इसी प्रकार से हम प्रत्येक का विस्तृत विवरण पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पदार्थ है वो क्या है, वो है फास्फोरस। आइए फास्फोरस के बारे में भी देखते हैं। अगला जो तत्व है 5वें नंबर का तत्व है ये। तो इस तत्व का जब हम वर्गीकरण करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी हैं। देखिए, फास्फोरस जो है उसका जो प्रमुख स्रोत होता है वो मृदा होती है, यानी कि ये मृदा से ही प्राप्त हो जाता है डायरेक्ट। अवशोषण किस रूप में होता है इसका अवशोषण आयनों के रूप में होता है, अकार्बनिक आयनों के रूप में होता है, जो कि मृदा में अच्छी तरह से घुलनशील होते हैं। उन आयनों में कौन कौन से आयन आते हैं, देखिए H2PO4- और HPO4-। इन दोनों आयनों के रूप में फास्फेट आयन है हाइड्रोजन के, तो फास्फेट आयनों के रूप में इसका अवशोषण होता है। इसकी जो मात्रा होती है पौधे के अंदर वो 0.2 से 0.8% होती है। वही सेम है शुष्क भार का होगा ये, तो शुष्क भार की 0.2 से 0.8% इसकी मात्रा होती है। इसके बाद में हम देखें भाई ये घटक किस किस चीज़ का होता है। इम्पोर्टेंट बात है, घटक किस किस चीज़ का होता है। तो फास्फोरस ज़्यादातर फास्फोलिपिड्स के अंदर होता है। फास्फोलिपिड्स न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर होता है। सह एंजाइम होते हैं बच्चों कुछ, जिन्हें हम को एंजाइम कहते हैं। सह एंजाइम जैसे कि NAD इनके अंदर पाया जाता है। कुछ होते हैं बच्चों NAD और NADP और ATP। ये कुछ ऐसे अवयव हैं जिनके अंदर जो घटक होता है मुख्य वो फास्फोरस होता है। NAD का पूरा नाम है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। P लग जाता है तो फास्फेट, नहीं तो डाई न्यूक्लियोटाइड। एक बार दोबारा सुने, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, P है तो फास्फेट। ATP का एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ये चीज़ें आपकी पिछली कक्षाओं में आराम से कंप्लीट हो चुकी होंगी, अच्छी तरह से आपको पता होगा। तो इनका ये मुख्य घटक होता है। अब देखते हैं इसकी आवश्यकता कहाँ होती है। इसकी जो आवश्यकता होती है वो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण में होती है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। श्वसन में होती है और वसीय अम्ल संश्लेषण के अंदर होती है। वसीय अम्ल संश्लेषण, ये कुछ क्रियाएं हैं जो फास्फोरस के बिना पूरी नहीं हो सकती हैं। इनके लिए फास्फोरस अनिवार्य है। यदि फास्फोरस नहीं होगा तो ये क्रियाएं पूर्ण नहीं होंगी। इसके बाद में वही अगला पॉइंट, इसकी कमी के कौन कौन से लक्षण हैं। कमी के लक्षण हमें कुछ पढ़ने हैं। तो कमी के लक्षण हम कैसे पढ़ेंगे इसके, देखिए कमी का सबसे पहला जो लक्षण है, यदि फास्फोरस की कमी हो जाती है तो क्या होता है, इन पौधों के अंदर पत्तियां समय से पहले गिरने लगती हैं, यानी कि पतझड़ आने से पहले ही पत्तियां गिरने लगती हैं। तो मैं पहला पॉइंट लिख सकता हूँ, पत्तियां समय से पूर्व गिर जाती हैं, यानी कि पतझड़ से पहले ही पत्तियां टूट करके गिरने लगती हैं। इसमें भी एंथोसायनिन का ज़्यादा निर्माण होता है, और एंथोसायनिन मैंने अभी आपको बताया था ये बैंगनी रंग का वर्णक है। अगर इसका निर्माण ज़्यादा होगा तो पत्ती कैसी दिखाई देगी, बैंगनी दिखाई देगी। ठीक है, उसका हरा रंग जो है वो ख़त्म सा होता चला जाएगा। इसके बाद में एक और बात है बच्चों, देखिए नेक्रोटिक क्षेत्र बन जाते हैं इसमें, ऊतकक्षयी क्षेत्र। ऊतकक्षयी क्षेत्र, इन्हें हम नेक्रोटिक रीजन्स कहते हैं। नेक्रोटिक रीजन्स, तो नेक्रोटिक रीजन्स इसके अंदर बन जाते हैं। अब ये होते क्या हैं बच्चों, आप देखो, आपने देखा होगा कि कुछ पत्तियां जो होती हैं उन पे जगह जगह पे बहुत पतली पतली, मतलब ऐसी जगह होती हैं कुछ जहाँ से हम आर पार देख सकते हैं।
थोड़ा धुंधला दिखेगा लेकिन आर पार देखने लायक एक झिल्ली बन जाती है। बीच का जो पूरा सामान है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब एक बारीक सा छेद सा बन जाता है पत्ती के अंदर। तो ऐसे जो भाग बनते हैं उन्हें हम ऊतक क्षय क्षेत्र कहते हैं। मान लो जैसे बच्चों मैंने इस पन्ने में पेज में यहाँ पर एक छोटा सा हल्का सा गहरा कर दिया, इसको गड्ढा सा कर दिया और मैं इसके आर पार देख सकता हूँ, मान लो सेम पत्ती के अंदर बन जाता है। तो ऐसी स्थिति जो होती है वो ऊतक क्षय क्षेत्र कहलाती है। यहाँ के जो ऊतक हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, क्षयित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को हम ऊतक क्षय क्षेत्र कहते हैं। इम्पॉर्टेंट लक्षण है फास्फोरस का। फास्फोरस की कमी से ऊतक क्षय क्षेत्र बनते हैं और पादपों की जो वृद्धि होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। पादपों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, जिसकी वजह से जो पौधे होते हैं वो बौने रह जाते हैं। सिंपल सी बात है बच्चों, पत्तियां समय से पहले गिर जाती हैं, एंथोसाइनिन ज़्यादा बनता है जिसकी वजह से पत्तियां बैंगनी दिखाई देती हैं, नेक्रोटिक रीजन्स बन जाते हैं, वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और पौधे जो हैं वो कैसे दिखाई देने लगते हैं, वो बौने दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो इसकी कमी से होते हैं। देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में पौधे के अंदर संवहन कैम्बियम होती है, कैम्बियम जिसे हम ऐधा कहते हैं। तो ये ऐधा जो है इसकी सक्रियता धीमी पड़ जाती है। फास्फोरस की कमी से ऐधा की सक्रियता धीमी पड़ जाती है और संवहन ऊतकों का विकास अधिक होने लगता है, यानी कि इसमें संवहन ऊतक जो होते हैं वो थोड़े कम विकसित होते हैं और मज्जा उनके अंदर ज़्यादा बनती है। तो ऐधा की सक्रियता धीमी हो जाती है, संवहन जो अंग होते हैं वो कम बनते हैं। ये कुछ लक्षण हैं फास्फोरस की कमी के। तो अगर आपको किसी पत्ती के अंदर कुछ कटे फटे क्षेत्र या छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं जिनके आर पार आप देख सकते हो, तो आपको समझना है कि यहाँ पर फास्फोरस की कमी है। ठीक है, इसके बाद अगला तत्व देखते हैं हम। कैल्शियम के बाद में जो अगला तत्व है वो रहेगा आपका कैल्शियम। फास्फोरस के बाद में नेक्स्ट तत्व है कैल्शियम। इसे हम Ca कहते हैं, CaMgS। पोटेशियम हम करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम कैल्शियम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए कैल्शियम जो होता है इसका अगर हम स्रोत की बात करें, यानी कि किस रूप में ये मृदा के अंदर होता है, तो स्रोत होते हैं इसके कुछ अयस्कों के रूप में होता है। कैल्शियम अयस्कों के रूप में पाया जाता है, अयस्क के रूप में स्थित होता है। कौन कौन से अयस्कों के रूप में होता है जिनमें आप मान सकते हो, एपेटाइट कैल्शियम का एक अयस्क है, इसी की तरह कैल्साइट और डोलोमाइट। ये 3 अयस्क हैं जिनके रूप में कैल्शियम आपको पाया जाता है। अवशोषण किस रूप में होता है, यानी कि पौधों को किस रूप में प्राप्त होता है, वो Ca2+ आयनों के रूप में पौधों को प्राप्त होता है, कैल्शियम आयनों के रूप में प्राप्त होता है। ये घटक किसका होता है, देखिए प्लांट की जो सेल वॉल होती है, यानी कि कोशिका भित्ति होती है, उसके अंदर एक मध्य पटलिका पाई जाती है। तो मध्य पटलिका का ये मुख्य घटक होता है। कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका का मुख्य घटक ये होता है। ये इसकी आवश्यकता कहाँ होती है, इसकी आवश्यकता मुख्य रूप से सेल डिवीज़न और सेल एलोंगेशन के अंदर होती है। तो सेल डिवीज़न और सेल एलोंगेशन, सेल डिवीज़न का मतलब कोशिका विभाजन और सेल एलोंगेशन का मतलब होता है कोशिका दीर्घन, यानी कोशिका के आकार में वृद्धि होने की जो क्रिया होती है उनमें हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और ये जो कैल्शियम होता है ये न्यूक्लिक अम्लों से प्रोटीनों को जोड़ने का काम करता है और कार्बोहाइड्रेट और एमिनो अम्लों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद में हम इसकी कमी के कुछ लक्षण देख लेते हैं। देखो बच्चों, कैल्शियम की कमी के लक्षणों में सबसे मुख्य जो लक्षण है इसका वो है कि इसकी कोशिका भित्ति सेल वॉल का लचीलापन समाप्त हो जाता है। सेल वॉल का जो लचीलापन है जिसके कारण कोशिका अनेक प्रकार की गतियाँ करती है,
वो लचीलापन समाप्त हो जाता है। सेकंड जो घटना होती है कैल्शियम की कमी के कारण, वो है अंकुशित शीर्ष। ये अंकुशित जो शीर्ष है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना है जो इसकी कमी के कारण होती है। इसमें क्या होता है कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो विकृत आकृति की हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, और उनका जो शीर्ष है, हेड है, वो नीचे की तरफ झुक जाता है। यानी कि पत्तियां, मान लो कोई पत्ती बिल्कुल ऐसी है तो ये आपकी इस तरह से हो जाएगी, मतलब इसका जो शीर्ष है वो नीचे की तरफ हो जाएगा और ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं अंकुशित शीर्ष। इसका शीर्ष का नीचे की ओर झुकना। क्लियर है? नेक्स्ट, हरिमाहीनता उत्पन्न होती है। वृद्धि दर कम हो जाती है। वृद्धि दर कम होने का कारण है क्योंकि कैल्शियम की कमी से कुछ एंजाइम, उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, जिसकी वजह से वृद्धि दर पौधे की कम हो जाती है और पौधे में पुष्पन भी ठीक से नहीं होता। पुष्पन भी ठीक प्रकार से नहीं होता। ये कुछ कमी के लक्षण हैं जो कि आपके किसके कारण होते हैं? कैल्शियम की कमी के कारण होते हैं। इसके बाद के जो कुछ तत्व हैं, आगे के जो तत्व हैं, उनका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे।